दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की क्लास नंबर 1 में हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी थी, यानी कि उसमें हमने विज्ञान की परिभाषा देखी, उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा कि साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, वो सब बताया। और इमेज के साथ में हमने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो ये तो था बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के क्लास नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की शुरुआत करने में सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा ना कि ये जीव शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जीव आया कैसे, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसी वजह से इस जीव का विकास कैसे हुआ, कैसे हम सब लोग बने। हमारे जो आज की डेट में आप जैसे ये वीडियो देख पा रहे हो, आपकी आँखें, अपने हाथों को देखो, जिस तरीके से आपका हाथ है, इस हाथ को आप ऊपर नीचे मूव करके देखो, ये क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। क्या ये शुरुआत से जिस समय पृथ्वी बनी थी उसी समय हम लोगों के हाथ पैर ऐसे थे? ऐसा तो नहीं है कि जिस समय पृथ्वी बनी थी हम लोग कुछ अलग टाइप से दिखते हो। कुछ लोग तो, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले हम लोग चिंपैंजी के जैसे दिखते थे और समय के साथ साथ में ये स्ट्रक्चर में बदलाव आते गए और आज हम क्या बन गए, ये आज के समय का मानव है। तो सोच कर देखो ये सब चीज़ें कैसे लगती कि एक समय हम लोग क्या चिंपैंजी के जैसे थे। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का, इसी चीज़ को हमें पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ध्यान से सुनो कि आज की इस वीडियो में जो चैप्टर का नाम है वो है जैव विकास। जैव का मतलब होता है जीव, जीव मतलब प्लांट्स भी आ जाते हैं, हम सब लोग इसमें आएंगे, जानवर सब इसमें आएंगे, मछली, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट या फिर एवोल्यूशन। ये मेन शब्द है, एवोल्यूशन, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आज की डेट में सबसे ज़्यादा फैमिलियर अगर हम लोग किसी चीज़ से हैं वो है मोबाइल से। तो मोबाइल का एवोल्यूशन कैसे हुआ? जो टच स्क्रीन फ़ोन आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, ये पहले से ऐसा नहीं था। एक ऐसा भी समय था जब बड़े वजन वाले फ़ोन हुआ करते थे, ये वेटेड 1-1 किलो के ये वजन वाले फ़ोन हुआ करते थे, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती थी, सिर्फ बटन होती थी। उसके बाद में नोकिया का ये वाला फ़ोन आया, फिर ये वाला फ़ोन आया। इस तरीके से नोकिया के अच्छे अच्छे फ़ोन आते गए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हुआ। उसके बाद में एप्पल का आईफोन आया, जिसमें काफ़ी स्क्रीन पर ये था। उसके बाद में ब्लैकबेरी, और करते करते फाइनली आज हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आज की डेट में ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इसको भूल जाएंगे? नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एवोल्यूशन है, आज जो हम लोग टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपके हाथ में पहुंचा है। बिल्कुल उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि आज जो हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने के लायक हुए हैं, कैसे हुए हैं। और ये सब कुछ एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन, इवॉल्व हुए हैं हम, वो हमें आज के इस वीडियो में जानना है। तो सबसे पहले देखो इसका डेफिनीशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट है। अब देखो एक चीज़ और समझना, पर्सनली मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि देखो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक नॉलेज भी गेन करो। अगर 4 लोगों के बीच में बैठे हो और तुम ये बता सकते हो कि तुम आज की डेट में जो इंसान है ये कहाँ से डेवलप हुआ है, तो तुम्हारी तारीफ़ है। अगर 4 लोगों के बीच में बैठे हो और कोई ज्ञान की बात बता देते हो, तो तुमसे कोई उम्र में बड़ा भी है तो वो भी तुमसे छोटा महसूस करने लगेगा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझ कर ना पढ़ना, ये समझ कर पढ़ना कि जो आप ये पता करने आए हो, आप एग्ज़ाम निकालना नहीं चाह रहे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप ये समझने आए हो कि हम सब लोग आए कैसे हैं इस दुनिया में, कैसे हम सब जीव बने। तो जैव विकास की परिभाषा देखो क्या हो जाएगी कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर जो क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं, उनके अध्ययन को किया जाता है। जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन कहा जाता है। समझना मेरी बात को। इसमें कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति यानी कि हम लोग पैदा कहाँ से हुए। ठीक है,
हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है? हम कहीं बंदर की प्रजाति तो नहीं है? क्या हम लोगों के जो पूर्वज थे वो कहीं चिंपैंजी तो नहीं हुआ करते थे? या आज के मान लो 10,000 साल के बाद में क्या हम लोग ऐसे ही दिखेंगे या कुछ चेंजेस हो जाएंगे? समय समय पर हुए जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं उन सब के बारे में अध्ययन करने वाला ये चैप्टर है जिसका नाम है एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास। अब ये जो जैव विकास था इसको समझाने के लिए कि इंसान आया कैसे और आने के बाद में आज की डेट में हम जो ऐसे हैं, इसको समझाने के लिए वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ थ्योरी दी, लेकिन सबको मान्यता नहीं मिली। 3 थ्योरी ऐसे हैं, 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, प्रचलित हैं और एग्ज़ाम में भी यही 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से हमें दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ वो चीज़ पर फोकस करनी जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान अर्जित करके भी कुछ पाओगे नहीं। सबसे पहला है, एक वैज्ञानिक आया लैमार्क। लैमार्क ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ थ्योरी दी, जिसको आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैमार्क ने चूँकि ये सिद्धांत दिए थे इस वजह से इसको लैमार्कवाद भी कहा जाने लगा, लैमार्किज्म। फ्रांस का वैज्ञानिक था, तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो लैमार्क था किस देश का वैज्ञानिक था? तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जेबी लैमार्क, ठीक है। और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको कहा जाता था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये सब सर क्यों बता रहे हो? इस वजह से बता रहा हूँ कि अचानक से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ निम्नलिखित 4 वैज्ञानिकों का नाम दे दिया जाए ABCD, कि बताओ इन 4 वैज्ञानिकों में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने जैव विकास के लिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की सिद्धांत दिया? तो आंसर कर देना, लैमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का जो है एक्सप्लेनेशन दिया था। अब ये सब होता क्या है अभी एक्सप्लेन करेंगे, परेशान ना होना, ये ना सोचना कि अरे सर ये होता क्या है, एकदम से नहीं टिपटिपाओ, आगे चलकर तुमको सब समझाएंगे बेटा, सब समझ जाओगे। दूसरा एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा कि भाई ये जो ऊपर कौन सा वैज्ञानिक था, हाँ ये जो लैमार्क है इनकी थ्योरी का हम खंडन करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने क्या किया, अपना एक नया सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं प्राकृतिक चुनाव या फिर प्राकृतिक वर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले समझे नेचुरल सिलेक्शन। तो रॉबर्ट डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक आया, उसने भी अपना एक सिद्धांत दिया, किस बारे में, ये चीज़ तो ध्यान रखो, जैव विकास यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ है उसके ऊपर उसने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है आगे समझेंगे। और उनका हाँ ये हो गया, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे वैज्ञानिक हो गए। इसके बाद में एक तीसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और ये किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रीच। अब समझो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया, तो शांत मत बैठे रहना, तुरंत लिख कर भेज देना ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। तो ये 3 चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी है, तो आगे जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 चीज़ों से ही रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने नंबर 1 पढ़ा था, लैमार्क एक साइंटिस्ट आया था, उसने सबसे पहली थ्योरी दी थी, तो लैमार्क पर चलते हैं। लैमार्कवाद टॉपिक है हमारा, लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन कोशिका तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम कैसे बन पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है कि लैमार्कवाद यानी कि लैमार्किज्म के संबंध में कौन सा कथन सही है, लैमार्किज्म के संबंध में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसको स्टेटमेंट समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, या इसको थ्योरी भी समझ सकते हो। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि चाहूँ तो मैं ये सब कुछ थ्योरी में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर इसको थ्योरी में पढ़ा दूंगा तो तुम किसी चीज़ को याद नहीं रख पाओगे। उस थ्योरी को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको तुम लंबे समय तक याद रखोगे, ठीक है। तो लैमार्कवाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने
सबसे पहले 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1809 में। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक जिसका नाम है फिलोसफिक जोलॉजिक में प्रकाशित किया था। यानी कि जो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो 1809 में उसने पब्लिश किया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सिद्धांत उसने पब्लिश किया, उसने एक पूरी किताब लिखी थी और उसी किताब में उसने इस सिद्धांत को लिखा था। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम है फिलोसफिक जोलॉजिक। ठीक है, तो दूसरा स्टेट, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा कह रहा है कि लैमार्किज्म द्वारा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इसको कहे जाते थे। यानी कि जो सिद्धांत दिया था उसको कहा जाता था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका था। तो आंसर इसका हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अब इसमें ये मत कहना कि सर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया। देखिए ये थ्योरी ही है, इसको आपको याद भी करना है। यानी कि ये वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है, ये वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है, और तीसरा वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है। ये थ्योरी भी है, लेकिन इसको क्वेश्चन बनाकर अगर पेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग को हिट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अब नीचे देखो, हम लोग इसके सॉल्यूशन में क्या देखने वाले हैं। ये जो साइंटिस्ट है यही है लैमार्क, जिस पर ये पूरा क्वेश्चन बना है। लैमार्क का शकल भी देख लो। लैमार्क की जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक है ये है लैमार्क, और इसने ही इस सिद्धांत को बनाया था। और इसने अपनी किताब लिखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो फिलॉसफी जोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पर देखो इस किताब का नाम भी हमने लिया था, ये फिलॉसफिक जोलॉजिक, ये रही वो बुक, फिलॉसफिक जोलॉजिक, जेबी लैमार्क की ये पुस्तक है। और लैमार्क का चेहरा यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ भूल सकते हो, लेकिन ये जो इमेज आप देख रहे हो इसको आप जब लंबे समय तक याद रख पाओगे, इस वजह से इमेज जरूर देखते रहा करो। अब दोस्तों हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था उसमें एक्चुअल में उसने कहा क्या था, और बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो लैमार्क ने ये कहा, एक बार देख लेते हैं कि कितना है ये। हाँ, 4-5 लाइन्स हैं और फिर फिगर से आपको समझा भी देंगे सब कुछ। तो सबसे पहले लैमार्क ने ये कहा कि किसी भी जीव, यानी कि हम हों या कोई जानवर हो, उसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उस पर वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारा जो शरीर है उस पर क्या है, पर्यावरण, वातावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर आसपास की जो कह सकते हो कि सिचुएशंस होती है, वातावरण, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कि जैसे मान लो सर्दी होगी तो हमारे शरीर पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, गर्मी होगी तो उसका प्रभाव अलग होगा, बारिश हो रही होगी, मान लो कोई बारिश वाली जगह, वहाँ पर लोग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की जो संरचना होती है वो वातावरण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट होती है। अब ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परिवर्तित वातावरण के कारण जो कोई भी जीव होता है उसके अंगों का उपयोग ज़्यादा व कम होने लगता है। ठीक है, जैसा जैसा वातावरण होगा उस हिसाब से आपको कुछ अंग ज़्यादा यूज़ करने पड़ सकते हैं या फिर हो सकते हैं कम यूज़ करने पड़ सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी जगह पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर हम लोग अपनी बॉडी को सिकोड़ कर रखेंगे, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो उसी हिसाब का हो जाएगा। और जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो उस समय वहाँ पर हमें हाथ और पूरा शरीर सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या होता है कि शरीर के कुछ अंग ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं और कुछ कम यूज़ होने लगते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, इनके अनुसार, हम लोगों के अनुसार नहीं। कह रहे कि जो अंग ज़्यादा यूज़ होने लगता है वो फिर ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे जो है ह्रास हो जाता है, यानी कि वो फिर यूज़ में नहीं रहते हैं, ऐसा इसने कहा। ठीक है, और इसी वजह से हमारे शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, और इसी को हम लोग एक्वायर्ड, उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इन
कैरेक्टर्स को हमने एक्वायर किया, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हमने अंगों को ज़्यादा यूज़ किया या फिर कम यूज़ किया, इसको हमने क्या किया, एक्वायर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें कहा गया, अब क्या हुआ कि वातावरण के परिवर्तन के साथ में ये जो लक्षण हमने एक्वायर किए थे ये वंशागत होते हैं। वंशागत क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा ये जो लक्षण हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, और ऐसा लगातार अगर होता रहे तो कहते हैं कुछ पीढ़ियों के बाद में शारीरिक जो रचना है उसमें बदलाव आ जाते हैं। अब इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना, लेमार्क ने ये समझाया कि इसको एग्जाम्पल से समझो। जब कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या तुम फालतू की बातें लगा रखी हैं कि पर्यावरण चेंज हो रहा है, शरीर चेंज हो रहा है, तो ये सब जब बातें लेमार्क कर रहे तो कुछ लोगों ने कहा अरे भाई कुछ समझाओगे भी एग्जाम्पल देके, थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हो। तो ये जब एग्जाम्पल इसका है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना, तो लेमार्क ने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो भैया आज की डेट में जो जिराफ हम लोग देख रहे हैं लंबी गर्दन वाला, इसके साथ में वही हुआ। इसने बोला कि पहले क्या था कि जिराफ बहुत छोटा हुआ करता था। ठीक है, ये छोटा बच्चा सा। अब पर्यावरण, हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि पर्यावरण के परिवर्तन मतलब ये जो पेड़ उस समय होते थे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, तो ये बेचारा देखो पहुंच नहीं पा रहा, तो ये बार बार क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को ऊंचा करके इन पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगा। तो जब ये इसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी होती गई। जब इसके बच्चे पैदा हुए तो ऑटोमेटिकली उनकी गर्दन लंबी निकली, क्योंकि ऊंचे पेड़ की पत्तियां उनको खानी होती थी। इसके बाद में जब इसके बच्चे हो तो इसकी भी गर्दन और लंबी हुई। तो लेमार्क ने कहा ये ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से सांपों की टांगों का अभाव, सांप रेंग रेंग कर चलता था, अपने टांगों से नहीं चलता था, तो उसके पैर लुप्त होते गए और हजारों साल तक जब ये सब चलता रहा तो उसके अंत में पैर ही नहीं थे, रेंग रेंग कर चल रहा था। ये लेमार्क बोल रहे थे। ठीक है, तो लेमार्क ऐसा बोला। अब क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा अरे भाई लेमार्क की बातों हमको समझ में नहीं आ रही, ये क्या इंसान ये कह रहा है। क्योंकि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, उसका एक हाथ कट गया तो इसका एक हाथ काट दो। इसका एक ही हाथ काटना था, दोनों काट दिए। ये देखो एक हाथ इसका बेचारे का कट गया। ठीक है, तो क्या इसका जब बच्चा पैदा होगा उसका भी एक कटा हाथ हो आएगा, या उसका भी बच्चा पैदा होगा तो क्या उसका भी हाथ कटा हुआ आएगा। तो इनका कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट था लेमार्क का। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये वंशागत नहीं होते हैं। जैसे इसने कहा था कि अगर एक जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक इसकी पुष्टि करने के लिए एक वैज्ञानिक था जर्मनी का जिसका नाम था वाइसमैन। ठीक है, वाइसमैन नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, 21 पीढ़ियों तक, समझो दोस्तों 21 पीढ़ियों तक उसने क्या किया, चूहे की पूंछ काटकर ये दिखाया कि देखो कटे पूंछ वाले चूहे की जो संतानें हैं वो हर बार पूंछ वाली रहती हैं। यहाँ पर देखो उसने क्या किया कि जो इस चूहे की पूंछ काटी और इसका बच्चा पैदा कराया तो उसकी पूंछ थी, ऐसा नहीं था कि पूंछ उसकी चली गई। फिर से जो ये पूंछ वाला इसकी भी पूंछ काट दी, फिर से इसका बच्चा कराया तो उसकी भी पूंछ थी। 21 पीढ़ियों तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और अंत में देखा कि ऐसा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसकी पूंछ ना हो। और लेमार्क कह रहा था, लेमार्क साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो वंशागत होते हैं, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ऐसे तो अंधे का बेटा अंधा पैदा होना चाहिए था ना, तो ऐसा नहीं होता है। और ये वीज़मैन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया चूहे के एग्जाम्पल से। तो भैया लेमार्क तो बिल्कुल गलत सिद्ध हो गए। अब क्या कॉन्सेप्ट लगा था कि भाई जिराफ लंबा क्यों है, चूहे की पूंछ क्यों होती है, इन सब चीज़ों का आंसर अभी तक पता नहीं चल रहा था। फिर एक साइंटिस्ट आए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो सीधी सी बात है, लेमार्क ने समझाया। इन सब ने नहीं समझाया, लेमार्क ने सबसे पहले समझाया।
डार्विन उसके बाद में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना स्पष्ट किसने किया गया है? तो सीधी सी बात है, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से लैमार्क ने यही तो बताया था कि अगर जब उस अंग को यूज़ ही नहीं कर रहा था सांप जब भी चल रहा था तो रेंग के चल रहा था, पेट के बल चल रहा था, पैर का यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो आगे चलकर उसके पैर गायब हो गए, ऐसा लैमार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है डार्विनवाद। अब एक साइंटिस्ट आए डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब उन्होंने देखो क्या कहा वो समझते हैं। तो दोस्तों डार्विनवाद को लेकर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे और उसी से हम लोग थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी याद करते चलेंगे। ध्यान से समझना, डार्विनवाद के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला है कि इस सिद्धांत को अकेले डार्विन ने रिलीज़ नहीं किया था। इस सिद्धांत को दो अंग्रेज वैज्ञानिकों, पहले का नाम है अल्फ्रेड रसेल और दूसरे का नाम है चार्ल्स डार्विन, ने मिलकर प्रतिपादित किया था। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ आपको समझना है, याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि जो चार्ल्स डार्विन था उसने ये जो जैव विकास की व्याख्या करी थी उसके लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें इसने लिखा था। तो कभी कभी इस किताब का ये भी पूछ लेता है कि ये किताब किसने लिखी थी, आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और इसी में उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बड़ी फेमस बुक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वैज्ञानिकों ने और एक इस वाली बुक में लिखा था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन का फोटो और चार्ल्स डार्विन की वो पुस्तक जिसका नाम देखो यहाँ पर साइड में लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार्ल्स डार्विन ने अपना जो ये सिद्धांत दिया था उसमें क्या था भाई, लैमार्क ने तो बोला था कि भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने सबसे पहले इसने कहा ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। डार्विन ने कहा कि कोई भी जीव होता है उसमें बच्चा पैदा करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, बहुत सारे बच्चे वो पैदा करता है, यानी कि प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या करता है, अब चूंकि बच्चे बहुत सारे पैदा हो गए लेकिन इस पृथ्वी पर क्या होता है, जितने भी जीव हैं उनके लिए खाना और रहना ये चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सोर्स हो। तो अब खाने और रहने की जगह है थोड़ी और बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या होता है, इस वजह से इन जीवों में एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई तुम ये खाना खाओगे, तुम इस जगह रहोगे, इसके लिए क्या होता है, इनमें आपस में संघर्ष होने लगता है। और अस्तित्व के इस संघर्ष के लिए संघर्ष दूसरी प्रजातियों के साथ साथ प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है। यानी कि ये संघर्ष आपस में भी इनका चल रहा है, साथ ही साथ में कभी कभी वातावरण का ऐसा इफेक्ट होता है उससे भी वो संघर्ष कर रहा है जीव। ठीक है, प्रकृति से भी वो संघर्ष कर रहा है। इसके बाद में क्या होता है, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, अब वो क्या होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान और पर्यावरण, इन्हीं सब चीज़ों के संघर्ष करने के लिए आपस में क्या होता है, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई होने लगती है। प्रकृति में कोई भी दो जीव जो हैं बिल्कुल एक समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं। जीवों की विभिन्नताओं को अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये संघर्ष शुरू हो गया तो इसमें क्या होता है, जो जीव योग्यतम होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा टैलेंटेड है, जो ज़्यादा अच्छे से गुण रखता है, अच्छे गुण हैं जिसमें, वही क्या करता है, सरवाइव करता है। और जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, कमज़ोर है, वो हमेशा फिनिश हो जाता है। ये याद रखना, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम एक दिन फिनिश हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कोई तो नहीं तुमको जानेगा। लेकिन तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तुम में सब कुछ झेलने की क्षमता है, तो तुम क्या करोगे, सर्वाइव कर जाओगे। और सर्वाइवल यही होता है। तो तीसरे नंबर पर आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस संघर्ष में जो
सर्वाइव करने की क्षमता रखता है वही फिट होता है। मैं आपसे बार बार बोल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल जो है हर जगह अप्लाई होता है। आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं तो ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप स्पॉइल हो जाओगे। तो वही चीज़ है। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट पर्सन होता है वो वही अपने वंश को जो है जारी रखता है और आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरलिज्म निम्नलिखित में किस पर आधारित है। तो डार्विन ने क्या कहा था, ओवर प्रोडक्शन। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कहा था कि प्रत्येक जीव में बच्चा पैदा करने की असीम क्षमता होती है। दूसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जब वो बच्चे पैदा हो गए तो पूरी दुनिया में खाना और रहना ये सब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो उसके लिए आपस में इनका क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है, लड़ाई होने लगती है। तीसरा है, उस संघर्ष में जो सबसे फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है और जो फिट नहीं होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि ये तीनों ही इसमें आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्विन की थ्योरी किस चीज़ पर है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल, प्रकृति खुद से डिसाइड कर रही, जो फिट होगा वही आगे बढ़ेगा, जो फिट नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस इमेज को आप देखते चलें। यहाँ पर भी देखें, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ये आगे बढ़ हो गया। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था। तो इसने नहीं, डार्विन ने किया था। ऑप्शन में, अरे डार्विन आंसर हो सकता है, और एक और ऊपर क्या पड़ा था, लैमार्क हो सकता है। तो ये यहाँ पर डार्विन का नाम दिया, तो डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, लैमार्क और डार्विन के थॉट्स में जो डिफरेंस था उसके लेकर एक छोटा सा अंतर है, इसको पढ़ते रहना। ये वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैमार्क का कहना था कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जब वो ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने लगे तो वो गर्दन को उचकाने लगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो आगे आने वाली जो जनरेशन थी उनकी गर्दन ऊंची होती गई। जबकि डार्विन ने इसी चीज़ को समझाया था कि ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि छोटी गर्दन वाले जिराफ भी थे और बड़ी गर्दन वाले भी थे। छोटी गर्दन वाले खाना खा नहीं पाए, यानी कि प्रकृति के अनुसार वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ किसका, जो लंबी गर्दन वाले थे। तो छोटी गर्दन वाले जिराफ जो थे डार्विन के अनुसार मर गए, ख़त्म हो गए, और सिर्फ लंबी गर्दन वाले जिराफ जब बचे तो उनके जो बच्चे हुए वो लंबी गर्दन वाले ही हुए। जबकि लैमार्क कह रहा था कि खाते खाते उनकी गर्दन लंबी हो गई और फिर वो बच्चे आगे बढ़े। तो दोनों का थॉट्स जो है इस तरीके से आप समझ सकते हो। तीसरे नंबर पर एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के। तो इसमें देखो क्या बना है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी। ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित करी थी, ह्यूगो डी ब्रीज। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट एक नए आए, ये हॉलैंड देश के रहने वाले थे, इनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। उन्होंने 1901 में जीवधारियों की उत्पत्ति को लेकर अपना एक नया सिद्धांत दिया जिसको न्यू डार्विनिज्म भी कहा गया। डार्विनवाद के बाद में न्यू डार्विन भी कहा गया। ये ह्यूगो डी ब्रीज का फोटो देख सकते हैं जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या कहा गया, डीएनए लेवल पर बात करी गई कि जब किसी जीन के डीएनए, आगे चलकर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो जीन के डीएनए में जो परिवर्तन है ये कोशिका के विभाजन के समय हो सकता है, उसकी वजह से कोई दोष पैदा हुआ हो, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या फिर रासायनिक क्रियाओं की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसको थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है कहा गया। अब देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरफ देखो सिद्धांतों का नाम दे दिया गया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये किसने दिया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है,
और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है, बाकी एक और कॉन्सेप्ट है। तो सीधा सा आप पढ़ते हो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया डी ब्रीज ने, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये सब हम बता सकते हैं। एक बार हम ए का तो हो जाएगा 4, डी ब्रीज ए का 4, तो ए का 4 देखो इन दो जगह पर, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वही सेम चीज़ें जो ऊपर पढ़ाई है, जब इसको देखोगे तो कर लोगे। देखो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है डी ब्रीज ने दिया, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, बाकी दो पढ़े नहीं है, लेकिन इसको दो ही ऑप्शन पता होगा तो भी आप इसको सही कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, सबसे पुराना जीव कौन सा है, ग्रीन हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपने तालाब में देखा होगा कहीं कहीं पर पानी अगर बहुत दिनों से भरा हुआ है किसी तालाब में, तो हरे कलर का देखा होगा आपने, छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं उस पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसको ही कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यही जो नील हरित शैवाल है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव था, और ये एक ऐसा जीव है जो सूरज की रोशनी और पानी का प्रयोग करके अपने लिए भोजन का निर्माण कर लेता है। मतलब ये ऐसे पड़ा है, आपको लग रहा होगा ये कोई इंसान नहीं है, हरे हरा जो काई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करता है, पानी और सूर्य की उपस्थिति में अपने लिए खुद से ये भोजन बना लेता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में जब कुछ नहीं था उस समय सबसे पहले ये ब्लू ग्रीन एल्गी थी, और जब ये अपने लिए खाना बनाता था तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती थी, और वही ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ती गई और ऑक्सीजन की मात्रा पूरे पृथ्वी पर बढ़ने लगी। ठीक है, जिसके बाद में अन्य जीवों का विकास हो पाया, ऐसा इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये बेसिक सा क्लास था, क्लास नंबर 2। इसके बाद में हम तीसरी क्लास जो है उसमें कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मेरी बायोलॉजी की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, हमको भी खुशी होगी, और इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन मिलते हैं अगली क्लास में।